हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आ जाइए सभी लोग और एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग करिश्मा। चलिए, कैसे हैं आप लोग। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी सब क्लियर है। गुड गुड मॉर्निंग साक्षी। ओके, थैंक यू। तो आज के सेशन में जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ हमारे संबंध और मेजर पावर के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि हम लोगों ने आपको कल कल नहीं एक्चुअल में परसों है ना, राइट, मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में हमने चर्चा की थी, लेकिन आपकी बीच में क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो आप सभी लोग चले गए थे, है ना। एक ही पीडीएफ अपलोड हुई है करिश्मा अभी। मैं बढ़िया हूँ। और गुड मॉर्निंग निर्मला, है ना। हम लोगों ने भारत के मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ संबंध देखे थे अभी, तो उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। कुछ हमारे 20 मिनट की शायद क्लास हो पाई थी, राइट। उसके बाद आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो फिर नहीं हो पाया था। तो हम लोग स्टार्टिंग से, जैसे कि हम लोगों ने ये सारे देख रहे थे कि पॉइंट, है ना। ईयू के साथ संबंध, आसियान के साथ संबंध भी देख चुके थे हम लोग, और एससीओ संघीय कोऑपरेशन के भी साथ हम लोगों ने संबंध देखे थे। अफ्रीका यूनियन अफ्रीकन यूनियन के साथ हम लोगों ने संबंध नहीं देख पाए थे, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ओके, है ना। चलिए, आ गए सब लोग, सभी लोग। एक बार थम्स अप दीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग कोमल भाटी। अच्छा, ओके। जैसा कि इंडिया एंड अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 का भी सदस्य बना है, आप सबको पता होगा। तो अफ्रीकी संघ की स्थापना के बाद भारत इसके विभिन्न शिखर सम्मेलनों में नियमित रूप से भाग भी लेता रहा है, और भारत एयू पार्टनरशिप ग्रुप का सदस्य भी रहा है, पार्टनरशिप ग्रुप का एक सदस्य भी रहा है भारत। इस समय समय पर अदीस अबाबा में जो बैठक होती है, उसमें वो शामिल होता है। भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन भी हुए हैं। अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन IAFS, अफ्रीका भारतीय संबंधों का आधिकारिक मंच है। जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि IAFS क्या है। तो एक अफ्रीका और भारतीय संबंधों का आधिकारिक मंच है, जो हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। यहाँ से असेशन रीजन वाले आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका पहली बार अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन। अफ्रीकी संघ एवं अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों ने भाग लिया था, जिसमें 8 से 9 अप्रैल 2008 को नई दिल्ली में हुआ था। ओके, इसमें दिल्ली घोषणा पर सहयोग बनी। हाँ, बढ़िया है करिश्मा, थोड़ा बस गला सुबह सुबह से थोड़ा खराब रहता है, सभी के साथ है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। तो दिल्ली घोषणा
दिल्ली में जो दिल्ली डिक्लेरेशन था, तो उसमें सहयोग के लिए अफ्रीका और भारतीय रूपरेखा को अपनाया जाता है और 21 सेंचुरी भारत अफ्रीका के बीच सहयोग का खाका भी तैयार हुआ है। ओके, 21वीं सदी में कैसे हमें सहयोग करना है और कैसे हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, इस पर एक कॉपी बनाई गई है जिस पर हम लोग चलेंगे। ओके, दूसरा और तीसरा भारत और अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन 2011 एवं 2015 में हुआ था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और भारत अफ्रीका या अफ्रीका भारत फोरम समिट थर्ड के रणनीतिक सहयोग ढांचे की मध्यावधि समीक्षा बैठक 11 से 12 सितंबर 2019 तक नई दिल्ली में भारत में होती है। ठीक है, तो जो स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन है, रणनीतिक सहयोग के ढांचे की मध्यावधि जो समीक्षा होती है, वो 2019 में नई दिल्ली में हुई थी। IF थर्ड दिल्ली घोषणा 2015 द्वारा अनिवार्य किया गया। तो भाई दिल्ली घोषणा पत्र जो है वो 2015 में अनिवार्य हो जाएगा, है ना, मैंडेटरी हो जाएगा। तो थर्ड बैठक में सहयोग क्षेत्रों के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लिया गया और आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग, कृषि, ऊर्जा, है ना, नीली एवं महासागरीय अर्थव्यवस्थाएं। नीली अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताई थी, ब्लू इकोनॉमी बताई थी, आपको पता होगा, है ना। बुनियादी ढांचा, शिक्षा एवं कौशल विकास, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बहुपक्षीय मंच एवं निगरानी तंत्र, इन सब पर चर्चा की गई थी इसमें। और जैसे कि ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, किसी को पता है कि नहीं, कि दोबारा से दोहराएं? मछली पालन होता है आपका ब्लू इकोनॉमी। ओके, केकड़े वगैरह पाले जाते हैं, सी फूड होता है, वो है। भारत में सितंबर 2020 में होने वाले IF 30 की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किए गए थे। इसके बाद तो कई सारी बार बार होती रहती है, हर 3 साल में एक बार होती रहती है चर्चाएं। ओके, यस, मत्स्य पालन, फिशरीज। ओके, वेरी गुड। भारत अफ्रीका के साथ साझेदारी अफ्रीकी संघ दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करता है एवं अफ्रीका एजेंडा 2063 के साथ भी काम करता है, जिसमें विकास के उद्देश्य कि हम कैसे विकास करेंगे, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, घरेलू, इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र अपनी प्राथमिकताओं को ये लोग रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे अभी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था, किसी को अगर पता हो, नहीं है पता तो याद रख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ तो याद रखिएगा। डिफेंस एक्सपो हुआ था जिसमें अफ्रीका के कई देश आए थे। ओके, भारत और अफ्रीका देशों ने 6 फरवरी 2020 को पहले भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव के दौरान लखनऊ घोषणा को अपनाया था और यह 2 वर्षीय रक्षा प्रदर्शनी थी। डिफेंस एक्सपो 2020 में 11वें संस्करण के मौके पर आयोजित किया गया था। ये लखनऊ घोषणा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अफ्रीकी देशों के साथ उनके समक्ष 38 नए अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख उपस्थित हुए थे हमारे यहाँ। ओके, लखनऊ में बहुत अच्छा हुआ था और ये डिफेंस एक्सपो आम लोग भी देखने जा सकते थे कि भाई उसमें क्या होता है, हमारे आर्मी के पास क्या क्या है, कई सारे चीज़ें दिखाई गई थी। ओके, लखनऊ घोषणा क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं थोड़ा हम लोग देख लेंगे। ये सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, सामूहिक निकासी के बारे में बात करते हैं, भारतीय रक्षा बल के बारे में बात करते हैं, आपदा राहत है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके बारे में हैं। जैसे नेताओं ने अफ्रीका में रक्षा एवं सुरक्षा के भारत के योगदान को याद किया। नेताओं ने भारत के रक्षा उपकरणों, गोला बारूद के प्रावधान और रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने सहित अन्य उपायों को भी याद करते हैं कि भारत ने क्या-क्या किया है। ऐसे ही मोजाम्बिक 2019 में चक्रवात आया था, IDA, तो सहित प्रमुख आपदाओं के दौरान भारतीय रक्षा बल इसके आपदा राहत कार्यों द्वारा प्रदान की गई मानवीय सहायता को भी याद करते हैं। 2018 में 41 देशों में फंसे लोगों को सामूहिक निकासी को भी स्वीकार करते हैं ये लोग कि भाई भारत हमारी मदद करता रहता है। भारत और अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत भी कर चुके हैं।
है ना, कि भाई एक दूसरे की आर्मी एक साथ मिलकर भी ट्रेनिंग कर चुकी है कि भाई आप जो कुछ नया जानते हैं हमको सिखाइए, हम जो जानते हैं आप हमसे सीखिए, है ना, इस पर काम करते हैं। एएफ इंडेक्स मार्च 2019 में ऑन मिलिट्री स्टेशन में भी आयोजित किया गया। तो मिलिट्री का जो स्टेशन होता है उसमें मिलिट्री की सारी चीज़ें की जाती हैं। ओके, सीधा सा आपको याद रखना है कि भाई ये क्या करते हैं, सुरक्षा शांति पर काम करते हैं। ओके, अफ्रीकी संघ 2020 की थीम क्या थी, यहाँ से पूछ सकते हैं। साइलेंस द गन्स, क्रिएटिंग कंड्यूसिव कंडीशन फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट। ओके, साइलेंस द गन, क्रिएटिंग कंडीशन फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि अफ्रीका का जो डेवलपमेंट हो, विकास हो, वो शांत हो और विथआउट गन, बिना गन के हो, बिना बंदूक के हो। ओके, यह हमारे लोगों को आजीविका के लिए महासागरों एवं समुद्रों के महत्व को पहचानता है एवं समुद्री सुरक्षा, विलु या महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी एक पूर्व आवश्यकता है। ये लोग देखते हैं महासागर एवं समुद्र हैं, उनको भी कि हमारी जीविका उनसे भी चल सकती है। कैसे चल सकती है? सी फूड। ओके, सी फूड देखे हैं आपने? किस किसने देखे हैं? कौन कौन खाता है सी फूड, बताइए। समुद्र में मछली पालन ही अकेला नहीं होता है ना, और वो मछलियां तो बिल्कुल नहीं होती हैं जो खारे पानी में रहें, है ना। खाता कौन कौन है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कई होते हैं, तो भारत प्रशांत की उभरती अर्थव्यवस्था अवधारणा पर भारत एवं अफ्रीका के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है। गुड मॉर्निंग राधे राधे गुड्डू, लेट हैं आप। अफ्रीका में शांति एवं सुरक्षा के लिए एयू का स्वागत भी करते हैं। भारत, दोनों एक दूसरे का स्वागत करते हैं शांति एवं सुरक्षा के लिए, है ना, ये चीज़ याद रखना। अब आता है इंडिया एंड साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी क्या है, इसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ओके, यह 16 अफ्रीकी देशों से, राज्यों से मिलकर बना हुआ है और ये क्या करता है, सोशल इकोनॉमिक सहयोग कोऑपरेशन पर काम करते हैं। साथ साथ ये लोग राजनीति एवं सुरक्षा सहयोग पर भी काम करते हैं और इसको भी अपना एक लक्ष्य मानते हैं। ओके, और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी क्या है, तो ये एक सरकारी संगठन है। ओके, याद रखेंगे ये चीज। इसमें अंगोला, बोत्सवाना, कोमोरोस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, मालावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, सेलिस, दक्षिण अफ्रीका, इस्वातिनी, स्वाजीलैंड, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर, ये सारे इसके मेंबर हैं। ओके, भारत और एसएडीसी अफ्रीकन डेवलपमेंट, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी किस पर बात करती है? 14 अक्टूबर 1997 को आर्थिक सहयोग पर समझौते पर दोनों लोग हस्ताक्षर करते हैं और सहयोग के बाद कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता विकास, व्यापार वगैरह छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्योग को बढ़ावा देना, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, है ना, कि भाई कुछ अलग हों, जैसे कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े, कुछ हम भी बना लें, है ना। संचार, कम्युनिकेशन, वाणिज्य, कॉमर्स, बैंकिंग, कूटनीति, निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अपने आप का विकास करना एवं एक साथ मिलकर चलना, इसकी बात ये करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं आगे।
1997 में हस्ताक्षर के लिए समझौता ज्ञापन के रूप में इनका साइन होता है और 2006 में विंडहोक में पहली बार एसएडीसी फोरम की बैठक आयोजित की जाती है। फोरम व्यापार, उद्योग, वित्त, निवेश क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है एवं खाद्य, कृषि, है ना, मेडिसन, जल प्रबंधन, सूचना, ये सारी चीज़ों पर ये लोग ध्यान देते हैं और कीमती पत्थरों के आयात का प्रमुख स्रोत है। अब देखा जाए तो साउथ अफ्रीका हमारे लिए किसके लिए कीमती पत्थर वहाँ जो मिलते हैं कलर, है ना, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है हमारे लिए। ओके, अब आता है गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री जो खाड़ी देश है, खाड़ी देश कौन कौन से हैं पता है आपको? चलिए बताइए। बताइए खाड़ी देश कौन कौन से हैं? इसका मुख्यालय लिख लीजिएगा। मुख्यालय इसमें लिखा नहीं है, इसका हेड क्वार्टर जो है गाबोरानी वो सवाना। ओके, इसका ये हेड क्वार्टर है। बहुत सवाना। चलो, अब गल्फ कंट्री के बारे में आप लोग नहीं जानते। अच्छा, कभी कभी मन हुआ आपका कि हम यूएई चले जाएं, दुबई चले जाएं घूमने? हुआ मन आपका कि नहीं हुआ? यस। चलिए, तो गल्फ कंट्री बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, है ना, ये क्षेत्रीय राज्य आर्थिक गठबंधन है। ओके, मुख्यालय इनका कहाँ है? रियाद, सऊदी अरब। गल्फ जीसीसी जो गल्फ कंट्रीज काउंसिल है, ये एक संगठन है, तो आर्थिक गठबंधन है ये। इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है और भारत के इनके साथ कैसे संबंध हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इनका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा समृद्ध खाड़ी देशों के बीच कभी भी घनिष्ठ संघ प्राप्त करना। मतलब एक हम सभी लोग मिलकर एक संघ, जैसे यूएसएसआर था, वैसा ये लोग करना चाहते हैं कि हम सब लोग आपस में मिलकर रहें। ठीक है। भारत की जो लुक वेस्ट पॉलिसी है, पश्चिम की ओर देखो नीति, तो वो जीसीसी के लिए है। भारत एक प्रमुख व्यापारिक भागीदारी के रूप में उभरा और जीसीसी के साथ भारत के आर्थिक, राजनीतिक एवं अब तो सांस्कृतिक भी संबंध हो चुके हैं, है ना। तो जीसीसी के साथ अगर आपको पता है कि दुबई, इंडिया से कई लोग जाते हैं दुबई में। हाल ही में अभी मंदिर बना है, हिंदू टेम्पल भी बनाया गया है और उसका वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया था, राइट। तो यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो वहाँ क्या है, कैसे संबंध है हमारे और उनके? एक सांस्कृतिक भी है, सामाजिक भी हो जाते हैं संबंध, क्योंकि पुराने ज़माने में जब क्या होता था, वहाँ से व्यापार भी हुआ करता था, है ना। और अभी एक समुद्र में एक टनल बनाई जा रही है, जो सी वे बनाया जा रहा है। उससे क्या होगा कि एक से ऑयल आएगा और एक से पानी जाएगा, राइट। तो ऐसा ही सिस्टम है कि भाई हम उसको, हो सकता है वो क्या करेंगे, रेल माध्यम से भी जोड़ने पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और रेल माध्यम से जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा हाईलाइट भी बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है यूएई के पास, अरब का गल्फ कंट्रीज के पास सिर्फ ऑयल है और ऑयल एक ना एक दिन ख़त्म तो होगा, क्योंकि जब बेच दोगे सारा तो वो ख़त्म होगा। और कारण, यूएई में हम लोग घूमने क्यों जाते हैं पता है आपको? यूएई कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान है ना। बताइए क्यों घूमने जाते हैं, फिर हम आपको कारण बताएं। और एक और चीज बताइए, गल्फ कंट्री का इकोनॉमी सोर्स क्या है ऑयल के अलावा?
चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। ऑयल के अलावा सऊदी अरब या गल्फ कंट्री, संयुक्त अरब अमीरात, इन सब का इकोनॉमी स्रोत क्या है? सोर्स क्या है इकोनॉमी के? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। टूरिज्म, यस, वेरी। अब पता है आपको, ये लोग दुनिया से कुछ हटके बनाते हैं चीज़ें, क्योंकि दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ घूमने आए। जैसे कि बुर्ज खलीफा, सबसे ऊंची बिल्डिंग बना देंगे ये, बना देंगे ताकि हमारे यहाँ लोग घूमने आए। मूवी भी बनती हैं जो ऑफर करते हैं बनाने वालों को, भाई डायरेक्टर जो भी हो, उनको ऑफर करते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ बनाइए, हम आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, आपको कुछ नहीं करना। तो इससे क्या होगा, जब हमारे यहाँ मूवी बनेगी, लोग आएंगे, घूमेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। जैसे कि वो एकदम हाईलाइट समुद्र के नीचे एक्वेरियम बना देते हैं कि भाई लोग समुद्र के नीचे जाएं और देखें बढ़िया से, एक समुद्र का नेचुरल व्यू लें कि भाई किसी प्रकार का नहीं। आप उसमें कांच, एक गिलास की टनल बना देते हैं और आपको खड़ा कर देते हैं, देखिएगा भाई। मतलब ये दुनिया से हटके करते हैं ताकि लोग हमारे यहाँ घूमने आए और पैसा खर्च करें, और इनका यही इकोनॉमिक स्रोत है। और वहाँ की जितने भी राजा हैं, उन सबका यही मानना है कि भाई एक ना एक दिन तो ऑयल खत्म होगा, और हमारे पास और कोई सोर्स है नहीं कि हमारे पास तो सिर्फ रेगिस्तान है, बालू थोड़ी ना बेचोगे, है ना? तो इसलिए वो बिल्डिंग बड़ी-बड़ी बनाते हैं। हर चीज़ हट के बनाएँगे कि आप हमारे यहाँ घूमने ज़रूर आएँगे, है ना? अब दुबई मॉल, यस, मॉल है, दुबई मॉल है, जैसे लखनऊ में है लुलु मॉल, है ना? तो ये मॉल एकदम हट के बना देंगे और सारी चीज़ें उसी में दे देंगे, ओके? तो इनका इकोनॉमिक सोर्स मेन ऑयल नहीं है, ऑयल से बस 2-3% ही है ये, बकाया सब क्या है? टूरिज्म। तो अब भारत के और इनके संबंध जो हैं सांस्कृतिक बहुत अच्छे हो चुके हैं, ओके? तो मैत्रीपूर्ण संबंध लगभग 121 मिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार एवं 9 मिलियन से अधिक कार्बन एवं 49 मिलियन डॉलर के प्रेषण में परिलक्षित हुआ है। जीसीसी आपूर्तिकर्ता भारत के कच्चे तेल के आयात में लगभग 34% का हिस्सा भी रहा है। सामरिक संबंध, स्ट्रैटेजिक या रणनीतिक संबंध के बारे में बात कहेंगे तो सामरिक संबंध से भारत और जीसीसी राजनीति के लिए इच्छा साझा करता है कि भाई हम लोग एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होंगे, पार्टनर बनेंगे कि भाई हम लोग हर क्षेत्र में अपना अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकें दोनों। तो अधिकतर कोशिश करते हैं और करते भी हैं काम, ओके? राजनीतिक सहयोग, पीएम मोदी ने बहुत अच्छा राजनीतिक सहयोग बने हैं जब पीएम मोदी जी के कार्यकाल में, तो इन्होंने मोदी जी को ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित भी किया है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है यूएई का, तो उससे मोदी जी को सम्मानित किया गया है 2019 में। और 2019 में ही खाड़ी राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर आराम से बात चली है और हुई भी है। मान्यता मिली है बहरीन के राजा हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा द्वारा पुनर्जागरण के राजा हमाद आदेश से भी सम्मानित किया गया। ओके, राजा हमाद आदेश, इससे भी मोदी जी को सम्मानित भी किया गया, ओके? आर्थिक संबंध में क्या है जीसीसी के हमारे, भारत के ऊर्जा के प्रमुख आपूर्तिकर्ता में से एक है ये, और इन देशों में भारतीयों के वार्षिक प्रेषण अनुमानित 4 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, जो संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब क्रमशः भारत के तीसरे और चौथे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। तो भारत से जो लोग हैं वहाँ यहाँ इंडिया पैसा भेजते हैं, कई सारा भी काम करते हैं अच्छे से और रहते हैं, ओके? सुरक्षा के बारे में बात करें तो भारत और खाड़ी देशों ने हाल ही में सुरक्षा के दृष्टिकोण को अपनाया है और सहयोग भी किया है दोनों ने, जहाँ कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सशस्त्र बल अभ्यास भी आयोजित किए गए हैं, सैन्य एक्सरसाइज भी की गई हैं, जैसे कि हमने आपको पिछले वाले बैच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसकी हमने आपको लिस्ट भेजी थी ग्रुप में, है ना? अगर आपके पास हो
तो याद करिएगा, नहीं तो मैं दोबारा से भेज दूंगा। ओके। और जैसे कि कौन सी एक्सरसाइज की, डेजर्ट फ्लैग 5 6, रेगिस्तान का झंडा 6, जिसमें क्या है इसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्या कह रही हैं साक्षी? तो मुझे काबुल में तुझे कबूल वाली मांग, ये सारी सेना सुरक्षा के लिए। यस यस साक्षी, हाँ ऐसा ही है, ये लोग दिखावा बहुत कर देते हैं, है ना, ये हो जाता है। इंडियन फिल्म को भी प्रमोट करते हैं ये लोग, है ना, ताकि भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहीं तो टारगेट किया जाएगा, वहीं तो व्यापार होगा, वहीं तो पैसा होगा सबसे ज़्यादा, है ना। यूएई के साथ भारत के पास जायद तलवार जो एक्सरसाइज हुई थी, वो अगस्त 2021 में आयोजित हुई थी और एनआईएस कोच्चि ने अभ्यास में भाग लिया था। और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, साथ साथ डेजर्ट ईगल अभ्यास हुआ था, द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास, भारत और ओमान सशस्त्र बलों के तीनों सेना अभ्यास, अल नगाह वायुसेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, नौसेना अभ्यास नसीम अल वहार, द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किए गए। और 2019 में भी भारत और कतर के बीच पहली बार समुद्री अभ्यास जैर अल वह समुद्र की दहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद करना है कि समुद्र की दहाड़ किस किस के बीच हुई, तो भारत एवं कतर के बीच हुई, है ना। अल मुहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ पहला नौसैनिक अभ्यास, अगस्त 2021 में आयोजित किया गया था, है ना। आईएनएस कोच्चि ने भी अभ्यास में भाग लिया था। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। जैसे भारत के साथ और गल्फ कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात हुई, तो अगस्त 2004 में नई दिल्ली में दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और विकसित करने के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 2004 में, जिसमें टैरिफ नियमों एवं उत्पत्ति के नियमों आदि जैसे पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए 2 दौर की वार्ता हो चुकी है और एफटीए पर बात चल रही है। ओके, इस पर अभी जो समझौते की रूपरेखा है उस पर साइन हुए हैं, लेकिन समझौता अभी नहीं हुआ है, तो उस पर बात चल रही है। ओके, इसके बारे में जो लेटेस्ट न्यूज होगी वो हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, अगर किसी स्टूडेंट का डाउट हो तो बताइएगा, नहीं तो हम अगला वो स्टार्ट करेंगे टॉपिक अभी। अब मेजर पावर के साथ भारत के संबंध कैसे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, चलिए। अब हम लोग देखेंगे इंडियाज रिलेशन विथ मेजर पावर। टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो साक्षी क्लास के लास्ट में पूछिएगा। ओके, चलिए। अच्छा, मेजर पावर क्या क्या है बताइए, कोई जानता है? पढ़ा है कभी आपने कि नहीं? बताइए, किसी को पता है? नहीं है। जैसे अमेरिका, रूस, चाइना,
ये सारे मेजर पावर हैं। इनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके। जैसे कि भारत और चाइना के साथ संबंध कैसे हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एशिया में शांति संतुलन पर भारत एवं चाइना संबंधों का हमेशा से ही महत्व रहा है और एशिया में शीत युद्ध की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर जो कोल्ड वॉर हुआ था, इसमें अगर भारत और चाइना दोनों भाग ले लेते या कोई भी एक देश भाग ले लेता तो वो बढ़ जाता और फिर वो शीत युद्ध होता, तो वो वर्ल्ड वॉर में चेंज भी हो सकता था। ओके, इसलिए इन दोनों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इन दोनों के डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन अर्थात राजनीतिक मान्यता कब किसने दी, तो ये चीज हम लोग देख लेंगे। भारत ने 30 दिसंबर 1949 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को राजनयिक मान्यता दी अर्थात डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दी। ओके। जवाहरलाल नेहरू ने एशिया के दो सबसे बड़े राज्यों के बीच दोस्ती का पुनरुत्थान एशिया का अपना दृष्टिकोण आधारित किया और एक अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति की उनकी दृष्टि पंचशील की नैतिकता द्वारा शासित थी। पंचशील क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके। अब आगे आता है 1962 के सीमा विवाद के परिणाम स्वरूप 20 अक्टूबर 1962 पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच एक छोटा सीमा युद्ध होता है और युद्ध का बहाना अस्काई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश की संप्रभुता पर भी विवाद होता है। अभी जैसे बीच में हुआ था अभी, है ना, कि भाई अरुणाचल हमारा है। अच्छा, पाम सुना है आपने? नहीं सुना है ना? आज आप लोग इवनिंग क्लास में पाम और पंचशील दोनों चीजें पढ़ के आएंगे। ये हमने आपको पिछली क्लास में भी होमवर्क दिया था और कोई भी पढ़ के आया नहीं, राइट? कौन कौन को पता है, किस किस को पता है और कौन कौन पढ़ के आया, बताइए। चलिए कोई बात नहीं। सीमा संघर्ष, भारत हार जाता है 1962 के, लेकिन पीआरसी ने लद्दाख में 48 किलोमीटर के बिंदुओं के भीतर भारतीय सेना को धकेल देता है और पीआरसी पीपल रिपब्लिक चाइना 21 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा नहीं करी और अपनी संतुष्ट नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हट गई। जैसे कि स्काई चिन्ह ये रहा आपका, है ना, और ये आपका कश्मीर, ये जम्मू, ये पाकिस्तान। तो इसमें ये इतना इन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया चाइना ने। ओके, तो इसके बारे में अधिकतर चर्चा होती है और चाइना अपना एक मैप भी जारी करता है जिसमें वो अपना ये दिखाता है कि स्काई चिन्ह हमारा है। तो इसके बारे में भी विवाद हुआ था अभी बीच में कि भाई गलत चीजें क्यों फैलाते, है ना। अब ये चीजें आपको याद रखनी है, भारत और इनके बीच क्या संबंध है, कैसे हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है, इनका जो पश्चिम क्षेत्र में भूमि विवाद है, ये नोट कर लीजिएगा सब। ओके, यस, 5 फिंगर, वेरी गुड। यस, माओ द्वारा दिया है। पश्चिमी क्षेत्र में इनका जो विवाद है वो स्काई चिन्ह का है, ये नोट कर लीजिएगा। और पूर्वी जो क्षेत्र में है वो अरुणाचल प्रदेश का है। ओके, ऐसे ही जॉनसन लाइन के बारे में भी है इनका। जॉनसन लाइन क्या है, जो भारत ने सीमांकन को स्वीकार किया है। यह जॉनसन लाइन भारतीय क्षेत्र के रूप में स्काई चिन्ह को चिन्हित करता है। ठीक है, अब ये भारत द्वारा जॉनसन लाइन जो है भारत द्वारा इंडिकेट की गई है और ये स्काई चिन्ह को अपना बताता है, तो इसलिए ये विवाद चलता है। मैक डोनाल्ड रेखा जो चीन का रुख है और चीन कहता है कि स्काई चिन्ह को वो नियंत्रित करता है ना। चाइना अपना मैकडोनाल्ड रेखा खींचता है कि भाई ये स्काई चिन्ह हमारा है।
है ना, और भारत अपनी जॉनसन लाइन खींचता है कि स्काई चिन्ह हमारा है। तो दोनों को याद रखेंगे कि चाइना का जो लाइन खींचा गया है स्काई चिन्ह के लिए, उसे हम लोग मैकडोनाल्ड रेखा कहते हैं, और जो भारत द्वारा है वो जॉनसन लाइन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिपीट कर दें। देखिए, चाइना जो लाइन खींचता है स्काई चिन्ह को दिखाता है कि ये मेरा है, तो उस लाइन को हम कहते हैं जॉनसन लाइन। सॉरी, ये भारत द्वारा जो लाइन खींची जाती है, भारत कहता है कि स्काई चिन्ह हमारा है, तो उसे कहा जाता है, जो जिस लाइन से इंडिकेट करते हैं उसे कहते हैं जॉनसन लाइन। और जो चाइना करता है उसे कहते हैं मैकडोनल्ड लाइन। 2 मिनट रुकेंगे। जो चाइना लाइन खींचता है उसे हम लोग कहते हैं मैकडोनाल्ड रेखा, मैकडोनाल्ड लाइन। ओके, चाइना द्वारा खींची हुई लाइन। क्लियर? अगला आता है यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, उसमें भारत हर बार, सॉरी, चाइना हर बार हर समय भारत का विरोध करता है। ये पंचशील में 5 सिद्धांत थे। तो सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना हरदम भारत का ये विरोध करता है कि इसे आप स्थायी सदस्य, एक परमानेंट मेंबर नहीं बनाए। अगर आप इसे बना रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को भी बनाइए, है ना, क्योंकि सारे देश भारत का सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कहता है अगर ऐसे बना रहे हैं तो आप पाकिस्तान को भी विरोध करिए। और जहां पाकिस्तान बन गया तो फिर तो भैया एक शीत युद्ध ही स्टार्ट हो जाएगा, और उसके अंदर जो है ना, यूएनएससी के अंदर एक गृह युद्ध स्टार्ट होगा कि भाई कभी कभी अगर भारत किसी चीज पर सहमति देगा तो पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है, और तर्क भी नहीं निकालेगा। वो कहेगा हम सहमति नहीं दे रहे हैं, है ना, बिना तर्क के बात करेगा। वो सिर्फ ये कहेगा भारत अगर सहमति दे रहा है तो हम सहमति नहीं देंगे, भारत अगर विरोध कर रहा है तो हम विरोध नहीं करेंगे। वो उल्टा खोपड़ी का है ना, उल्टा है वो पाकिस्तान। ठीक, ऐसे ही एनएसजी में भी प्रवेश के बारे में विरोध करता है ना, न्यूक्लियर सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में, परमाणु आपूर्ति समूह के बारे में, है ना। तो जो ग्रुप है उसके बाद उसका भी विरोध करते हैं। विरोध क्या करते हैं? अगर भारत प्रवेश का विरोध करता है तो पाकिस्तान और चाइना भी नहीं होंगे। इसके बारे में वो बात करता है कि हम भी, पाकिस्तान को भी मत बनने दीजिएगा। ओके, नहीं नहीं, पंचशील अलग है करिश्मा, और पंचवर्षीय योजना अलग होती है। ओके, ये चीज याद रखना। अगला मुद्दा है भारत और चाइना में, तिब्बत में दलाई लामा। दलाई लामा को कौन कौन जानता है? जानता है कोई? कौन जानता है दलाई लामा कौन है? चलिए बताइए। नाम सुना है? अच्छा, गुड्डू जानते हैं। यस यस, ये धर्म गुरु हैं। ओके, अब दलाई लामा धर्म गुरु है, और इन्होंने चाइना की कुछ बुराई करके और चाइना से हट के इन्होंने भारत में शरण ली, और भारत में इनको शरण भी दी गई ना। तो ये भारत में रहते हैं, और चाइना के बीच में, इसी बीच में एक तनाव है कि भाई ये भारत में है। और एक तनाव क्या है कि जब कोई भी एक धर्म गुरु आता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे देश से भाग कर आता है, तो ऑफिशियली हर कोई समझेगा कि कहीं ना कहीं उसका वहाँ शोषण हुआ है। राइट, है ना।
यस यस, वेरी गुड गुड्डू, है ना। चलिए, अगला है भारत और यूएसए संबंधों को मजबूत होना। तो जैसे कि भारत और यूएसए के बीच में भी कई बार कई सैनिक अभ्यास हुए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मालाबार नौसेना हुई, है ना। समुद्र में, महासागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता हुई कि अमेरिका को भारत का समर्थन मिला और भारत को अमेरिका को समर्थन मिला कि भाई समुद्र में आप कहीं भी हैं वहाँ नेविगेशन सुविधा आप भी यूज कर सकते हैं, हम आपकी यूज कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब भारत, है ना, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सब मिलकर एक क्वाड भी बनाते हैं, तो चाइना इसमें भी तनाव में रहता है कि भाई हम चारों तरफ फैल रहे हैं और ये लोग हमारे लिए हमारे चारों तरफ फैल रहे हैं कि कहीं भी, जैसे जो क्वाड बना है, अगर चाइना कभी भी आक्रमण करे तो क्वाड में क्या है, चारों देशों ने अपने एक एक सैन्य ठिकाने बनाए हैं, जिससे कि यह मान लीजिएगा कि जब क्वाड बन जाता है तो क्वाड में जब चारों हैं शामिल, तो चाइना अगर किसी को आक्रमण करेगा तो भारत यहाँ से जाके आक्रमण कर देगा, है ना। जी, भारत का नक्शा आपका बन गया, समझ लीजिएगा बस थोड़ा सा। तो मतलब एक भारत चाइना को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और सारे देश भी परेशान हैं अधिकतर चाइना से, तो इस वजह से क्या है, इन्होंने क्वाड बनाया और सब मिलकर भाई चाइना का विरोध करते हैं। ओके, अब आता है संप्रभुता, सॉवर्निटी। संप्रभुता में भी दखल देता है, वन बेल्ट वन रोड के बारे में भी जब बात करता है सॉवर्निटी में, तो ये पाकिस्तान से घूमते हुए ऐसे घूमता है और फिर पाकिस्तान तो भैया पैसे का लालची है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में अपनी रोड बना देता है, जिससे कि क्या, वो रोड का उद्देश्य कुछ और है ना। कोई भी देश है अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो वो स्वयं अपने राष्ट्र के हित में करता है सबसे पहले, बाद में आपके देश का हित देखता है। ओके, तो ऐसा ही चाइना का है। चाइना पाकिस्तान में तो रोड बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान सोच रहा है कि हमारे लिए बना रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत कर रहा है वन बेल्ट वन रोड से। ओके, वन रूट, ये चीज आपको याद रखना है ना। और जो वन बेल्ट वन रूट है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो चाइना है, चाइना पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है, CPEC, पोर्ट से होकर गुजरता है, जिससे कि हमको भी नुकसान है, सारे अधिकतर देशों को नुकसान हो जाता है संप्रभुता पर। ओके, यस यस, नेपाल में भी कर रहे हैं। चलो, अगला आता है, एक और देख लीजिएगा चाइना के बारे में, स्ट्रिंग ऑफ फल, अर्थात मोतियों की माला। अब चाइना ने जो बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों के निर्माण की पहल की है, जो भारत के समुद्री इलाकों तक पहुंच जाता है। कैसे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में क्या है, चाइना फैलता है, ठीक है। चाइना ने जैसे श्रीलंका में हम्बन टोटा, पाकिस्तान में भी उन्होंने कई अपने पोर्ट बनाए, ऐसे ही ऑफर देता है, भूटान को भी देता है, नेपाल को भी देता है, लेकिन जो देश समझदार है या ये अपनी एक ऐसी पॉलिसी में फंसाता है कि देश का जैसे विकास नहीं हो रहा, पाकिस्तान है। अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं, पहले इसे खत्म कर लें। ओके, साक्षी, तो पाकिस्तान रोड रेड क्लिफ एक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिएगा कहाँ थे हम लोग, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में कि चाइना सारे देश में एक पोर्ट बना देता है। क्यों बनाता है, क्योंकि मान लीजिएगा जैसे आपको अपना विकास करना है, ठीक है, साक्षी इसी पे चर्चा कर रहे हैं। ओके, जैसे साक्षी मान लीजिएगा आपको अपना विकास करना है, ठीक। आपने कहा हमें पैसा दीजिए, आपने IMF से पैसा मांगा, IMF ने कहा हम पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ ब्याज दरें हैं वो आप निभाइएगा। तो ठीक है, हम मान गए, लेकिन हमें चाइना ने भी ऑफर किया, चाइना ने ऑफर किया कि जो IMF दे रहा है आप हमसे उससे ज़्यादा भी ले जाइए पैसा, और हमें ब्याज दर कुछ भी मत दीजिएगा, आपको जो देना है वो दे दीजिएगा, ठीक है।
या थोड़ा बहुत दीजिएगा। अब वो इतना पैसा दे देगा और आप तब तक बनाएंगे अपना पोर्ट, ठीक है। ठेका कौन लेगा? चाइना की ही कंपनी लेंगी ठेका, क्योंकि चाइना यहाँ तो फंसा लेता है कि आपको हम कर्ज भी दे रहे हैं तो आप हमारी ब्याज दरें भी कम है, आप हमारी ही कंपनी को ठेका दीजिएगा। जब कंपनी ठेका ले लेती है तो फिर वो क्या करती है कंपनी, फिर जैसे श्रीलंका या पाकिस्तान में पोर्ट बनाए और वहाँ की जो कंपनियां हैं उन्होंने ठेके नहीं लिए, चाइना की कंपनी ने ठेका लिया, तो क्या होगा? चाइना की कंपनी वो फिर श्रीलंका या पाकिस्तान के नज़रिए से नहीं बनाएंगी, वो चाइना के नज़रिए से बनाएंगे उस पोर्ट को, ठीक है, जिससे कि वो चाइना के काम आए। अब पोर्ट बन गया, पोर्ट से आप उतना ही तो लेन देन करेंगे, आपके पास सोर्स भी तो होने चाहिए आने जाने। तो क्या हुआ, अब आप समय से उनका लोन नहीं चुका पाए। जब लोन नहीं चुका पाए तो आप कर्ज में दबते चले गए, दबते चले गए। तो फिर चाइना ने एक आपको काउंटर ऑफर एक और किया कि भाई अब आप हमें, आपने हमारा कर्ज नहीं चुका पाया, आप हमें 99 साल की लीज पर, 99 साल की लीज पर दीजिएगा अपना पोर्ट, और आपका जो भी कर्ज है वो हम खत्म कर देंगे पूरा, और 99 साल बाद आपका पोर्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब उसने लीज पर ले लिया, तो भाई देश ने तो दे दिया क्योंकि वो कर्ज से नहीं निकल पा रहा है। अब लीज पर ले लेगा तो देश को अपने ही देश में माल लगा लाने के लिए अलग से वो चार्ज देने पड़ेंगे, और साथ साथ पोर्ट का किराया भी देना पड़ेगा, मतलब एक जाल में फंस जाओगे, ठीक है। और उस जाल से निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। जब 99 साल की लीज पर ले लेगा फिर वो चाइना कुछ भी करे उस पोर्ट पर। अब चाइना कभी भी किसी पर वॉर करेगा देश पर, ठीक है, तो वो अपने पोर्ट पर क्या सामान रखे क्या नहीं रखा ये आपको कैसे पता, कितना बारूद रखे ये कैसे पता आपको, क्योंकि उसकी ही कंपनी लीड कर रही है, वही चला रहा है पोर्ट को, तो वो अपने जाल में फंसाते हैं और आपका पोर्ट आपका ही ले लेते हैं। अब इससे क्या होता है, आपके ही देश में आपके ही पोर्ट पर किसका हक हुआ? चाइना का। तो संप्रभुता आपकी खंडित हुई, हुई ना, कि आप अपने देश में अपने ही पोर्ट पर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और आप चाइना से भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो चाइना ने आपसे लीज पर लिया है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए क्योंकि पैसा वो आपको दे रहा है, ठीक है, और दूसरी बात उसका पोर्ट है, नहीं तो आप उसे किराया दीजिए, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऐसे वो फंसा लेते हैं अपने जाल में। अब हम लोग आते हैं भारत और चाइना के कुछ समझौते भी हुए हैं, है ना, तो उनको हम लोग देखेंगे, थोड़ा नोट करिएगा और ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ओके। जैसे कि शिमला समझौता कब हुआ? 1914 में हुआ। और इसमें बात क्या हुई? उत्तर पूर्व भारत के बीच सीमा का सीमांकन का निर्णय लिया गया कि उत्तर पूर्व में कितनी किसकी सीमा होगी, इसके बारे में निर्णय लिया है उत्तर पूर्व भारत में और तिब्बत के बीच, ओके। 1914, यस। और तिब्बत एक स्वायत्त देश होगा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अगला, मैकमोहन, मैकमोहन जो लाइन रेखा है भारत और तिब्बत के बीच की सीमा होगी, जो मैकमोहन रेखा होगी, ओके। ये चीज याद रखना है। ये नोट कर लिया। अब आते हैं हम लोग पंचशील समझौता। यस, मैकमोहन रेखा जो भारत और तिब्बत के बीच की लाइन होगी, सीमा होगी। नोट हो जाए तो एक बार थम्स अप दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, और नोट करिएगा।
अब आता है पंचशील समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कब होता है? 1954। यहाँ लिख लीजिएगा। ओके, पंचशील समझौते में क्या है कि परस्पर आदर, एक दूसरे का सम्मान सम्मान किया जाएगा, और गैर आक्रामकता, कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। अगला पॉइंट पहले सम्मान, फिर दूसरा हो गया होगा आपका आक्रामकता, और तीसरा होगा आपका परस्पर गैर हस्तक्षेप। आप किसी भी आंतरिक संबंधों में, एक दूसरे के आंतरिक संबंध या आंतरिक विवाद होंगे, मामले होंगे, उनमें आप किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि भारत के अंदर जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा था, तो चाइना इंटरवेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा आंतरिक मुद्दा है। जैसे कि आप तो जानते होंगे कि आपके घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो, है ना, तो पड़ोसी थोड़ी ना सुलझाने आएगा। आप फिर पड़ोसी से ये कहते हैं आप अपने घर से मतलब रखिए, राइट? ऐसा ही इसमें है। और सुविधा एवं आपसी लाभ के लिए बात करते हैं, है ना, कि हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं एवं लाभ के लिए भी सहयोग की बात करते हैं। ओके, ये पंचशील हो गया। अब आता है 1989 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट। ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। ये दिख नहीं रहा है ना सही? रुकिए 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसे सही करता हूँ। तो पेन दिक्कत करता है ना। 1989 में ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, जिसमें हम लोग एक दूसरे में मिलकर काम करने के लिए ये लाया गया था। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ओके, अब दिखा साहब? इसे हम लोग शॉर्ट में CBMS कहते हैं। ये भारत और चाइना की। इसमें क्या होता है, मेच्योरिटी एग्रीड होती है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। ओके, और जो सीमा विवादों को निपटाने के लिए बात आती है, तो परस्परिक रूप से सहमत होंगे हम लोग तभी ना भाई। यस, 89। ओके, ये हो गया। अब आता है 1993, 1993 LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये आप लोगों ने सुना ही होगा। इसमें क्या है, शांति और शांति के रखरखाव के साथ समझौता किया जाता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहेंगे। ओके, फिर आता है 2003। 2003 में क्या होता है, एक व्यापक सहयोग होता है, मतलब दोनों के संबंधों और व्यापक सहयोग के बारे में बात की जाती है। ओके, मतलब हर चीज में सहयोग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हमारे व्यापार अच्छे हों, हमारे सिद्धांतों की घोषणा कि हम किन सिद्धांतों पर काम करेंगे, ये चीज़ें ये रखते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशन एंड कम्प्रीहेंसिव कोऑपरेशन। ओके, कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत होंगे और हम लोग व्यापक कोऑपरेशन कर रहे हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब कुछ एक दो और हैं तो उनको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे वुहान सम्मेलन 2018 में होता है। फिर उसके बाद मामल्लपुरम सम्मेलन
मामल्लापुरम समिट 2019 में होता है। 2003 में व्यापक सहयोग कम्प्रीहेंसिव कोऑपरेशन डिक्लेरेशन होता है, ओके, या डिक्लेरेशन ऑफ कम्प्रीहेंसिव कोऑपरेशन। चलिए, ये चीजें क्लियर हैं आपकी? अब यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अब वुहान में क्या हुआ था, भारत एवं चाइना एक साथ उभरेंगे, इसके बारे में चर्चा की गई थी 2018 में। इसके 5 स्तंभ थे। एक दूसरे की विदेश नीति की पुष्टि भी करेंगे और एक दूसरे के लिए संवेदनशील एवं चिंताओं को पहचानेंगे, है ना। 2019 में मामल्लापुरम समिट है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसे चेन्नई कनेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो वुहान में क्या हुआ था, वुहान सम्मेलन, इसमें भारत चाइना एक दूसरे के साथ 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 उभरेंगे और विदेश नीति की पुष्टि करेंगे, एक दूसरे की संवेदनशीलता एवं चिंताओं को पहचानेंगे, सामान्य हित के मामलों को बेहतर चिंतित होंगे कि भाई जो हमारे सामान्य हित हैं उनके लिए काम करना। और फिर मामल्लापुरम समिट जो है वो चेन्नई को कनेक्ट करने के लिए किया गया था। फेयर एंड रूल बेस्ड ओपन इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, कि भाई साफ सुथरे एकदम हम लोग रूल बेस्ड चलेंगे नियमों के अनुसार। राजनीतिक शांति पॉलिटिकल पीस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सतत आर्थिक विकास के बारे में भी बात करते हैं, है ना। एशिया के लिए विशेष सुरक्षा, वास्तुकला एवं बहुध्रुवीयता के लिए अहिंसक संक्रमण की सुविधा देते हैं। ये सारी चीज़ें ये रखते हैं। मतलब तमिलनाडु एवं फुजियान प्रांत के बीच ये सिस्टर स्टेट रिलेशन स्थापित करते हैं। तो यहाँ से मामल्लापुरम से पूछा जा सकता है कि भारत और चाइना के बीच तमिलनाडु, इसे हटा दीजिएगा, तमिलनाडु और फुजियान प्रांत, इन दोनों को सिस्टर स्टेट कहा जाता है, ओके। ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? अब भारत और चाइना के संबंध के बारे में एक थिंकर हैं सी राजा मोहन, सी राजा मोहन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पुस्तक है समुद्र मंथन, इसका नाम है समुद्र मंथन, इंडो पैसिफिक, हिंदी इंग्लिश सेम है, ओके। इसमें भारत, चाइना, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय संबंध भारत प्रशांत के क्षेत्र के भविष्य की स्थिरता की कुंजी है। इसमें ये बात करते हैं कि क्या समझ नहीं आया साक्षी? बताइए क्या नहीं आया समझ में? चलिए, सी राजा मोहन अपनी पुस्तक समुद्र मंथन इंडो पैसिफिक में कहते हैं कि भाई भारत, चाइना और अमेरिका, ये त्रिकोणीय संबंध आवश्यक हैं प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए। अगर ये तीनों साथ आ जाएंगे तो इंडो पैसिफिक में बढ़िया से शांति रहेगी बरहमेश, ओके। ये पीडीएफ में नहीं है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ओके। समझो साक्षी? और बाकी सभी को समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर किसी स्टूडेंट का डाउट हो तो बताइएगा। साक्षी, आपका क्या डाउट है बताइए। ओके,
चलिए सभी का क्लियर। और ये सब पढ़ने के बाद करंट भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। आप इंटरनेशनल रिलेशन में जो करंट होगा है ना, तो उसे भी पढ़िएगा, ठीक। नहीं तो करंट के बारे में हम तो आपको तभी बताएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, पहले सिलेबस जरूरी है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। अब हम लोग मिलते हैं कल सुबह 7 AM। हो सकता है अगर 8 PM आज हम फ्री हुए तो आज हो जाएगा। ओके, चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू, बाय।